हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जी की। आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान ज्योग्राफी का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और 2 हो चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अरुण ग्रह के बारे में है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो अरुण जो है वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है, इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई। तो अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई। नेक्स्ट है, इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। ध्यान रखेंगे, इसके चारों 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एवं इप्सिलॉन है। नेक्स्ट है, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है। जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। तो ये अरुण ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ध्यान रखेंगे, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। तो यहाँ सूर्योदय जो है पश्चिम की ओर होता है। पश्चिम की ओर अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और शुरुआत पूरब की ओर होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। तो इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत यानी उल्टी दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है। तो यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ, यानी इतना झुक जाने के कारण यह लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा झुका हुआ है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। तो अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटेनिया है। टाइटेनिया अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है नेपच्यून। वरुण के बारे में देखते हैं। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल जोहान गाले ने की है। तो इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलक जोहान गाले ने की है। नेक्स्ट है, नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य की सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य की सबसे दूर स्थित ग्रह। तो सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण ग्रह है। नेक्स्ट है, यह हरे रंग का ग्रह है। तो वरुण ग्रह जो यह हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग का प्रकाश भी उत्सर्जित करता है। तो यह हरे रंग का प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। तो इसके चारों अति शीतल, किसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है? तो वरुण ग्रह के ध्यान रखेंगे। इसके उपग्रह में ट्राइटन प्रमुख है। तो ट्राइटन जो है इसके उपग्रह में प्रमुख है। नेक्स्ट है पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी जो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान रखेंगे, पूछे 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी कैवां सबसे बड़ा ग्रह है? तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो उस पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66 डिग्री का कोण बनाता है। तो पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें दिया हुआ है वही 23.5 डिग्री और 66 डिग्री को समझाया गया है। और पृथ्वी के कक्षा के तल पर लंब डाल के पृथ्वी के कक्षा तल पे ये पृथ्वी का अक्ष उत्तरी ध्रुव 23.5 डिग्री और ये 66 डिग्री को समझाया गया है। ध्यान रखें। नेक्स्ट है, यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है, इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। तो इसका विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713
17.6 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर। अब दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर, इसी दोनों का अंतर 43 किलोमीटर। नेक्स्ट है, नोट में क्या दिया है, पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है, इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की। तो पृथ्वी का औसत व्यास पूछे तो क्या है 12,742 किलोमीटर, औसत पूछे तो 12,742 किलोमीटर, विषुवतीय पूछे तो 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय पूछे तो 12,713.6 किलोमीटर। अब पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर, इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी के औसत व्यास की गणना की सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन, 149.6, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। तो यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, ये पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 1 घंटा में 1610 किलोमीटर दूरी तय करती है, और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो 24 घंटे जो हम बोलते हैं हमेशा ऐसा नहीं है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ये एग्जैक्ट है, में एक चक्कर पूरा लगाती है। तो ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी की इसी गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। तो दैनिक गति या घूर्णन गति इसी को कहते हैं जो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। इस गति से दिन रात होते हैं। तो घूर्णन या दैनिक गति के कारण ही दिन रात होते हैं, घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण ही दिन या रात होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड या लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इसी समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्यम वेग लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड 329.8 किलोमीटर से होता है। तो पृथ्वी का सूर्य से की एक परिक्रमा पूरी करने 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय, यानी एग्जैक्ट इतना ही है, 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति कहती है। तो सूर्य की चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। ध्यान रखें, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। तो प्रत्येक सौर वर्ष जो है वो कैलेंडर वर्ष से 6 घंटा बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे, सौर वर्ष जो होता है वो कैलेंडर वर्ष से 6 घंटा बढ़ा हुआ होता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। तो जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। तो प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बड़ा होता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। इसे जो है वो 6 घंटा जो बड़ा होता है, इसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होते हैं। ध्यान रखेंगे, फैक्ट को समझिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी आवर्षिक गति के कारण होती है। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है, वार्षिक गति के कारण। नेक्स्ट है, वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है, और ये घूर्णन गति के कारण दिन या रात होता है। तो घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है, दिन रात छोटा बड़ा होता है। नेक्स्ट है, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। पृथ्वी शुक्र के समान है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? शुक्र के समान। शुक्र ग्रह के समान है पृथ्वी, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य के बाद पृथ्वी की सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, ध्यान रखेंगे। यहाँ नोट दिया है 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह के कक्षा को से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। तो 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU कि प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो को ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को वरुण ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। नेक्स्ट है साइरस या डॉग स्टार। तो साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तो साइरस या डॉग स्टार जो है पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा, यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। चंद्रमा, मून, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञानी सेलोनोलॉजी कहलाता है। तो चंद्रमा की सतह और उनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलोनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। तो चंद्रमा की सतह और उनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलोनोलॉजी कहलाता है। तो चंद्रमा की सतह उनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलोनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान, चंद्रमा पर जो धूल का मैदान है उसे शांति सागर कहते हैं। तो उसको धूल के मैदान को हम शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा का पिछला भाग है, ये जो धूल का मैदान है चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है, ध्यान रखेंगे। फैक्ट सबको याद रखें, बार पढ़ते हैं ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। जो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। तो ये अपने अक्ष पर भी घूर्णन इतने ही समय में करता है और पृथ्वी की परिक्रमा भी इतना ही 27 घंटे 8 घंटे में ही पूरी करता है। यही कारण है चंद्रमा सदैव यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। तो पृथ्वी से चंद्रमा के सदैव 57% भाग को हम देख सकते हैं, यानी 100% को हम नहीं देखते हैं, 57% भाग को हम देखते हैं चंद्रमा के। नेक्स्ट है चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। तो चंद्रमा का अक्ष तल जो है पृथ्वी के अक्ष तल के साथ, तो चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। तो 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। तो पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर चंद्रमा है और इसके परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। नेक्स्ट चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। तो चंद्रमा का व्यास जो है 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। तो चंद्रमा का व्यास जो है 3,480 किलोमीटर है। तो चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। 1/81 है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान का लगभग 1/81 द्रव्यमान चंद्रमा का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.5 दिन 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। साइनोडिक मास कहते हैं। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि
29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। इसी समय को हम यानी 29.5 दिन को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नेक्स्ट है नक्षत्र 27.1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27.1/2 दिन यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। तो 27.1/2 दिन का मतलब है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। एक नक्षत्र मास कहलाती है। तो नक्षत्र समय में दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27.1/2 दिन यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित और सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। नेक्स्ट अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष। इस चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। तो अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष। इस चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सुपरमून। सुपरमून यह चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे सुपरमून कहते हैं। उसी स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। तो पेरिजी फुल मून भी कहते हैं इसको। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। तो इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। नोट, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर। नेक्स्ट है ब्लू मून। ब्लू मून तो एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती है तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। तो एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती है तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना है। तो इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिन से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। तो ऐसा जो होते हैं ब्लू मून का स्थिति ये 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 ईस्वी में 2 पूर्णिमाएं 2 व 31 अगस्त देखे गए। तो 2 पूर्णिमा 2 और 31 अगस्त को देखे गए। इसमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। तो 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। 2 व 31 अगस्त को देखे गए और 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो मून ईयर कहा जाता है। तो जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह तो 2 या अधिक माह में ब्लू मून के होते हैं तो इसे मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ईस्वी में ब्लू मून ईयर होगा। तो वर्ष 2018 में ब्लू मून ईयर हुआ होगा। नेक्स्ट है नोट में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान था। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतारा था। अपोलो 11 है उतारा था। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतारा था। नेक्स्ट है बौने यम प्लूटो यानी प्लूटो। IAU ने इसका नाम 1,34,340 रखा है। क्लार्क टॉमवे ने 1930 में खोज की। तो यम को प्लूटो IAU ने इसका नाम 1,34,340 रखा है। तो प्लूटो का नाम जो यम का है वो 1,34,340 रखा है। इसका नाम IAU। तो क्लार्क टॉमवे ने 1930 में खोज की। नेक्स्ट है अगस्त 2006 ईस्वी की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने में के मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो अगस्त 2006 ईस्वी की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यानी जो ग्रह का जो क्राइटेरिया होता है उसमें नहीं आने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया।
नेक्स्ट है यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है आकार में चंद्रमा से छोटा होना। तो यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का क्या कारण है? तो आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना। तो ये 3 कारण था यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का। तो आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना। तो इसका कक्षा था वृत्ताकार भी नहीं था, और ये चंद्रमा उपग्रह से भी छोटा था। प्लूटो जो है वो यानी यम जो है वो चंद्रमा से भी छोटा था, और ये इसका कक्षा जो है वो वृत्ताकार नहीं था। और तीसरा बात है कि अरुण की कक्षा को ये काटती थी। जब ये परिक्रमा करता है सूर्य का, तब ये वरुण ग्रह की कक्षा को काटता है। जो कक्षा जो वरुण ग्रह का है, जिसके माध्यम से वो सूर्य का परिक्रमा करता है, उसकी कक्षा को ये जो है यम ये काटता था। इन्हीं 3 कारणों की वजह से यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। नेक्स्ट है सेरस। सेरस इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियासी ने किया था। तो सेरस इसकी खोज किसने की थी? सेरस की। तो सेरस की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। सेरस की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। नेक्स्ट आईओयू की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध का व्यास 1/5 भाग है। तो आईओयू की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, और इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध का व्यास का 1/5 भाग है। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। नोट है अन्य बौने ग्रह में चिरॉन एवं 2003 UB313 इरिस। तो नोट, अन्य बौने ग्रह हैं चिरॉन एवं 2003 UB313 इरिस। नेक्स्ट है सौर परिवार की सारणी। यहाँ बुध के बारे में दिया है। तो यहाँ ग्रहों का नाम है, व्यास, परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल, उपग्रहों की संख्या। तो ये अपने अक्ष पर जो परिभ्रमण करेगा उसके है। परिभ्रमण किसको बोलते हैं? जो अपने अक्ष पर करता है। परिक्रमण बोलते हैं जो सूर्य के चारों ओर करता है। तो इस सबको देखते हैं क्या। तो बुध ग्रह का क्या है? तो व्यास है 4878 किलोमीटर। 4878 किलोमीटर बुध का व्यास है। और परिभ्रमण काल क्या है? तो 58.6 दिन। 58.6 दिन उसका परिभ्रमण काल है। और 88 दिन में यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। और उपग्रह जो है वो बुध का उपग्रह नहीं है, 0 है, बुध का उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है शुक्र का व्यास जो है 12,104 किलोमीटर है। 12,104 किलोमीटर शुक्र का व्यास है। और 243 दिन में ये अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल है इसका। 243 दिन, ये अपने अक्ष पर 243 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट है परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल है 224.7 दिन में परिक्रमा करता है सूर्य के चारों ओर। तो 224.7 दिन में ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, और इसका भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है पृथ्वी। तो पृथ्वी का व्यास है 12,756 से 12,714 किलोमीटर। तो 12,756 से 12,714 किलोमीटर इसके बीच है। तो पृथ्वी का व्यास 12,756 से 12,714, और ये 23.9 घंटे में अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल है इसका। परिभ्रमण काल क्या है? 23.9 घंटा। और 365.26 दिन है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी परिक्रमण काल 365.26 दिन है। और परिभ्रमण काल अपने अक्ष पर है 23.9 घंटे, और परिक्रमण काल है सूर्य के चारों ओर 365.26 दिन। 365.26 दिन ध्यान रखेंगे। और एक इसका उपग्रह जो है वो चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है। नेक्स्ट है मंगल के बारे में। मंगल का व्यास है 6,796 किलोमीटर। ये 24.6 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है, और 687 दिन में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। और 2 इसका उपग्रह है। नेक्स्ट है बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति जो है उसका व्यास है 1,42,984 किलोमीटर। तो इसका व्यास बृहस्पति का 1,42,984 किलोमीटर। ये परिभ्रमण का ये अपने अक्ष पर 9.9 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। 11.9 वर्ष में परिक्रमण काल है इसका। तो 11.9 वर्ष में सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करता है 11.9 वर्ष में। तो बृहस्पति
का, तो 11.9 वर्ष में वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है और 67 उपग्रह नहीं, 79 उपग्रह है। 79 उपग्रह बृहस्पति के पास है। 79 उपग्रह बृहस्पति के पास है। ये पुराना है। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है। ये गलत दिया है, 79 उपग्रह होगा बृहस्पति के पास, बृहस्पति का। और शनि के पास जो है वो 82 है। नए अपडेट के अनुसार बृहस्पति के पास 79 उपग्रह और शनि के पास 82 उपग्रह है। तो शनि का देखते हैं 1,20,536 किलोमीटर उसका व्यास है और 10.3 घंटे में अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करता है। 29.5 वर्ष में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है और इसके पास 82 उपग्रह। ध्यान रखेंगे इसका चेंज हो गया है डाटा। ये 79 उपग्रह बृहस्पति के पास और 82 उपग्रह जो है वो शनि के पास है। ये पुराना डाटा है, 67-62। नेक्स्ट अरुण है। अरुण का 51,118 किलोमीटर उसका व्यास है और 17.2 घंटे में वह अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है और 84 वर्ष में सूर्य के चारों तरफ और इसके पास 27 उपग्रह है। नेक्स्ट है वरुण। वरुण जो है 49,100 किलोमीटर इसका व्यास है और 16.1 घंटे में ये अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा करता है। 164.8 वर्ष में सूर्य के चारों ओर, 164.8 वर्ष में सोचिए कितना बड़ा समय है जिसमें सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा पूरा करने में लगता है 164.8 वर्ष और 13 इसके पास उपग्रह है। यह अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU के अनुसार। नेक्स्ट है लघु सौर मंडलीय पिंड। लघु सौर मंडलीय पिंड को देखते हैं क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है देखते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े को क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी के से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त या लोनार झील महाराष्ट्र बनता है। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है। तो देखिए, तो ये मंगल हुआ और ये बृहस्पति हुआ, तो इस दोनों के बीच है ये छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन्हीं दो ग्रहों के बीच है। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ये कक्षाओं के छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये भी सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े को, यानी ग्रहों का जब विस्फोट हुआ ना, उसी समय टूटे हुए टुकड़े को क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी यानी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी को विशाल करते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में जो है वो इसी प्रकार का। नेक्स्ट है फोरवेस्टा, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो फोरवेस्टा, ध्यान रखें कौन सा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है धूमकेतु। धूमकेतु क्या है, कोमेट क्या है, धूमकेतु सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है। तो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोल के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य के अग्रसर होता है। तो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड, तो सूर्य के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है। धूमकेतु या पुच्छल तारा, यानी धूमकेतु या पुच्छल तारा दोनों एक ही। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की से दूर होता दिखाई देता है। तो धूमकेतु जो पूंछ है हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। नेक्स्ट हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। तो हैले नामक धूमकेतु जो उसका परिक्रमण काल कितना है, तो 76 वर्ष है। ध्यान रखेंगे हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष या अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। तो हैले नामक धूमकेतु कब दिखाई दिया था, तो अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था, 1986 में, या अगली बार 1986 + 76 यानी 2062 में दिखाई देगा। ये 1986 में दिखाई दिया था और ये फिर 76 वर्ष के बाद 2062 में दिखाई देगा।
धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। तो धूमकेतु जो है हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। नेक्स्ट है उल्का। उल्का को देखते हैं। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो उल्का जो है वो उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती है। तो प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में उल्का को हम देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती और लुप्त हो जाती है। तो क्षण भर के लिए दिखाई देता है, उसके बाद फिर लुप्त हो जाता है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण है। तो ये उल्का जो है वो क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण है। तो धूल के कण को उल्का कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध को देखते हैं। तो प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, प्रकाश चक्र लाती है। तो प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। तो ये प्रकाश चक्र हुआ। नेक्स्ट है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की दो गतियां हैं। पृथ्वी की गतियां दो है। एक है घूर्णन या दैनिक गति। तो घूर्णन या दैनिक गति होती है पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। तो घूर्णन या दैनिक गति पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति भी कहते हैं। नेक्स्ट है परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तब परिक्रमण या वार्षिक गति पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट है नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे 56 मिनट की अवधि होता है। तो नक्षत्र दिवस क्या होता है? एक मध्याह्न रेखा के ऊपर निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 24 घंटे और 56 मिनट की अवधि का होता है। नेक्स्ट है सौर दिवस। सौर दिवस क्या है? तो सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। तो सौर दिवस क्या है? यह जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। तो सौर दिवस का या सूर्य को गतिहीन मानकर, सूर्य को गतिहीन यानी वह गति नहीं करता, यह मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। नोट, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है उपसौर। उपसौर क्या है देखते हैं। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी की होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। तो उपसौर जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर करते। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। तो उपसौर जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, यानी जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो
उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकट होती है। तो इसे ऐसी स्थिति पृथ्वी के सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, और इसे ही उपसौर कहते हैं 3 जनवरी को दिन को। नेक्स्ट है अपसौर। अपसौर पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपसौर कहते हैं, यानी अधिकतम दूरी यानी बहुत दूर पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो 3 जनवरी को उपसौर की और अपसौर की 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। तो 15 इसके बीच यानी अपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा क्या है देखते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, इसे एप्साइडिक रेखा कहते हैं। तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। तो केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइडिक रेखा कहते हैं। एप्साइड रेखा कहते हैं। एप्साइड रेखा जो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट अक्षांश। अक्षांश 1 डिग्री का अवधि है 60 सेकंड के बराबर, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये दिया हुआ, ये मिनट का चिन्ह है और ये सेकंड का चिन्ह है, ये डिग्री का चिन्ह है, ये मिनट का भी चिन्ह दिया है। अब अक्षांश को देखते हैं। अक्षांश लैटिट्यूड को, अक्षांश को देखते हैं। विषुवत वृत्त से वृत्त या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो वृत्त से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है, यह कोण जो है पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। तो अक्षांश क्या है? विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिण दिशा 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट है अक्षांश समांतर। अक्षांश समांतर काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है, अर्थात भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले। तो अक्षांश समांतर या क्या है? तो अक्षांश समांतर जो है वह काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है, अर्थात भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिण अक्षांश रेखा कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, तो भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ध्यान रखेंगे। अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा, यानी यहाँ पर जितना भी स्थान होगा भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, तो उसका अक्षांश क्या होगा? 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में जो स्थित अक्षांश रेखा उसे उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। सिंपल है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर। तो देखते हैं क्या है। तो ये माने कि ये हो गया हमारा पृथ्वी, तो ये हो गया हमारा बीचों बीच भूमध्य रेखा, इसको हम बोलेंगे क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक, भूमध्य रेखा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये 0 डिग्री होता है भूमध्य रेखा, और
इस पर जितना भी स्थान होगा, इस पर बताया जा रहा है कि 0 डिग्री पर जितना भी स्थान होगा उसका क्या होगा, अक्षांश। इस पर यानी कोई भी स्थान है तो उसका उस स्थान का अक्षांश क्या होगा, तो 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री के उत्तर में जितनी भी रेखाएं होंगी, अक्षांश रेखाएं, तो इसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे, और दक्षिण की तरफ जितनी भी रेखा है उसको दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। यानी जो यही 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसी बात को बताया गया है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।